नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ द्वारा आयोजित वेबिनार श्रृंखला सेहत एक विचार के आज इस तीसरे वेबिनार में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ इस वेबिनार के माध्यम से जुड़ रही है जिन्होंने कोविड के दौरान, चाहे हम बात करें कोरोना संक्रमण की पहली लहर की या हम बात करें कोविड की दूसरी लहर जो पहले की अपेक्षा भी ज्यादा खतरनाक थी, उस दौरान अपनी महती भूमिका निभाई है। और यूं कहें कि लगातार क्रांतिकारी तरीके से कार्यरत रहते हुए इंदौर जिले में आने वाले तमाम सारे मरीजों का, बल्कि ये कहें कि जिसकी संख्या भी अभी आंकड़ों के रूप में नहीं आई है, इतने मरीजों का सफल उपचार किया है। कई सफल सर्जरियां एक एक दिन में जिन्होंने पूर्ण की हैं। और लगातार कोविड की इस दूसरी लहर को लेकर जिस तरह से धीरे धीरे आंकड़ों में कमी आती जा रही है, निस्संदेह इसमें कहीं ना कहीं वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर रवि दोषी जी का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर के इस मंच पर। डॉक्टर साहब का परिचय आप सभी से कराते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। डॉक्टर रवि दोषी इंदौर शहर के वरिष्ठ चेस्ट फिजिशियन हैं और वर्तमान में श्री अरबिंदो इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर में आप सेवारत हैं। इसके अलावा इंदौर के कई सारे चिकित्सालयों में कंसल्टेशन के रूप में जब भी जरूरत लगती है, निश्चित रूप से सर का सहयोग हमेशा ही लिया जाता रहा है। देश भर के जो चेस्ट फिजिशियन हैं उनके बीच सर का भी नाम काफी ख्याति लब्ध है। और कहीं ना कहीं जब बात आती है इस तरह के चिकित्सकीय परामर्श की, तो निस्संदेह सर को भी वहां याद किया जाता है। मुझे याद आ रहा है कि हाल ही में जब कोविड की इस स्थिति को लेकर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर के चिकित्सकों के साथ सलाह ली थी, उनके साथ विचार विमर्श किया था, तब मध्य प्रदेश से जो प्रतिनिधित्व किया गया था वो डॉक्टर रवि दोषी की तरफ से ही किया गया था और इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण सलाह से प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया था। हमें खुशी है कि आज इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संघ के इस मंच पर सर की उपस्थिति दर्ज हुई है। और निस्संदेह कोविड को लेकर जो तमाम सारी समस्याएं हैं, जो तमाम सारी भ्रांतियां हैं और आज भी जो परेशानियां हैं, उन्हें किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, उन सवालों के जवाब आज इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों को मिलेंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमारा ये लाइव प्रसारण चल रहा है और हम यही आप सभी से अपील भी करेंगे कि लिंक के माध्यम से जिस लाइव प्रसारण से आप जुड़े हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जुड़े, लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले बस यही जानना चाहूंगा सर कि जो दूसरी लहर इन दिनों चल रही है, धीरे धीरे इसका प्रकोप तो कम हो रहा है, लेकिन डर फिलहाल लोगों के जहन में अभी भी बरकरार है। किस तरह से आप इस दूसरी लहर को देखते हैं और ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, क्या ऐसा प्रमुख कारण मानते हैं जिसके कारण भारत को इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा? पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा, विशेषकर इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी सोसाइटी का, उसके अध्यक्ष संजय जी अग्रवाल, उसके उपाध्यक्ष विजय काला जी, मंत्री वरुण मंगल जी, उप मंत्री आशीष मुंद्रा जी, कोषाध्यक्ष जितेंद्र मंगल जी एवं गोपाल अग्रवाल जी, और हमारे गन्नू भैया घनश्याम अग्रवाल जी एवं समस्त कार्यकारिणी सदस्यों का आभार, जिन्होंने आज इस मंच, एक ऐसा मंच दिया है जिसमें मैं समझता हूं कि आपकी सोसाइटी और संघ का जब से मुझे पता चला है, तो मैं सोच रहा हूं कि वाकई में आप लोगों से जुड़ाव शायद पूरे इंदौर शहर का है। और इंदौर शहर यानी समीपवर्ती गांव एवं जो खेती से संबंधित लोग हैं, बल्कि गांव के कुछ पढ़े लिखे लोग भी आपके सीधे संपर्क में। तो इस मंच से बोलने का मुझे एक बहुत लॉजिक दिखा और मैं वाकई में इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ। अब आपकी इस प्रश्न पे अगर मैं जवाब देना चाहूँ अपना भैया, कि दूसरी लहर और उसके भारत से संबंध, भारत में क्यों आई, इसका एक सीधे तौर से हमें इसकी समझ बनाने के लिए कोविड की पहली लहर के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जब नवंबर में चाइना में ये चालू हुआ और फिर विश्व के कई भागों में फैला, तब इंडिया में ये रिलेटिवली लेट आया। फिर जब विद्यार्थी जो विदेश में पढ़ाई करते थे वो वापस आते हैं, तो उनकी वापस गृह वापसी हुई और केरला में पहला केस इंडिया में दर्ज करा गया दिसंबर या जनवरी में। और फिर उसके बाद में जो जनता कर्फ्यू लगा था वो 24 मार्च को लगा था। इंदौर जब पहली बार वाकिफ आया था कोरोना के खौफ से, तब हमें वाकई में दिन भर कई लोग पहली बार घर में इस तरह से बंद रहे, कभी किसी ने वो माहौल देखा नहीं था। और उसी शाम को जो हुआ, मैं मानता हूं पहली और फिर उसके बाद दूसरी लहर का भी वही कारण रहा।
उस शाम को राजवाड़ा का जो मंजर था, जहां पे लोग बिल्कुल बेखौफ होके खुशियां मनाते हुए निकल पड़े थे, तब न सोशल डिस्टेंसिंग थी, न मास्क था, न उस बीमारी की चिंता थी जो बीमारी इतना घातक रूप में आसानी से रोकी जा सकती थी। उसके ऊपर उचित ध्यान न देने की वजह से समाज में इस बीमारी ने अपना पेड़ बना लिया। पहले लहर में जब उस बीमारी के बारे में कुछ भी नहीं पता था और वाकई में डर का ही राज था, खौफ का ही राज था, अज्ञानता का ही राज था, उस टाइम पे हमने उस बीमारी के साथ में उस काम करना चालू किया, उसे समझना चालू किया। ये वो दौर था जब आए दिन दवाइयां घोषित होती और एक हफ्ते के बाद दवाइयां वापस ले ली जाती। उस दौर को दिवाली के आसपास हमने देखा कि धीरे धीरे वो सभी के प्रयासों से, मुख्यतः हमारे समाज सेवी, हमारे सामाजिक संगठन, हमारी सरकार, हमारे कलेक्टर साहब, हमारे सांसद साहब और डॉक्टर्स, इन सबके सम्मिलित प्रयास से इंदौर में पोस्ट दिवाली ऑलमोस्ट ये जाने लग गई पहली लहर। पर फिर दौर चालू हुआ शादियों का और सामाजिक फंक्शंस का, चुनावी रैलियों का। ये ऐसा दौर था जहां पे चूंकि पहले लहर के जाने की खुशी थी, तो लोगों ने कभी भी बहुत ज्यादा तवज्जो इस बात की नहीं थी कि यार ये पलट के वापस भी आ सकता है। साहब हमको तो एंटीबॉडी बन गई, हम तो इम्यूनिटी हो गई, अरे एक बार हो गया अब दोबारा होगा क्या, सब यही बात चल रही थी। उस टाइम पे 50 लोगों के फंक्शन में 100 लोग मिल जाया करते थे। गाड़ियों पे 3-3 का चलन तो बिल्कुल यारी दोस्ती बहुत सप्रेम निभाई जाती थी। बहुत सारा कुछ हुआ। नतीजतन ये निकला कि ऑटोमेटिकली अराउंड मतलब फरवरी मार्च में अगेन हमको राइजिंग नंबर ऑफ केसेस का ट्रेंड चालू हुआ। साथ में जो सबसे बड़ा कारण रहा वो था इस वायरस का एक बहुत ही विशेष प्रॉपर्टी, जिसे कहते हैं म्यूटेशन। म्यूटेशन के कारण जो इम्यूनिटी बेस हमारा पहली लहर की वजह से बना था, वो इम्यूनिटी बेस काम नहीं आया। चूंकि इतनी क्या कहते हैं रिजिडली लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का पालन नहीं कर रहे थे, तो उस टाइम पे सडनली कुछ म्यूटेंट्स आए और म्यूटेंट्स ने तेजी से समाज में अपनी पैठ बनाई। और वो लोग जो पिछली लहर से अछूते थे, वो लोग जो या वो एरियाज जो पिछली लहर में कम प्रभावित थे, वहां पे एकदम केसेस की संख्या बढ़ी और उसे दूसरी लहर का नाम दिया गया। पर इस बीच में जो डिफरेंस आया, वो डिफरेंस ये आया कि वैक्सीनेशन चालू हो गया। वैक्सीनेशन का जो सरकारी प्रोग्राम बना, उसमें सबसे ज्यादा जो जोर दिया गया वो वृद्ध जनों को दिया गया। इस वजह से दूसरी लहर पहली लहर से प्रेजेंटेशन के वे में बहुत अलग रही। पहली लहर में जहां मुख्यतः बुजुर्ग वर्ग को और मतलब देखा जाता है तो 60 साल के ऊपर ही ज्यादातर पेशेंट्स रहते थे, 60 साल से ज्यादा ही हमें आईसीयू में पेशेंट्स मिला करते थे। वहीं पे सिचुएशन टोटली चेंज होते हुए दूसरे लहर में 20 से 35 आयु वर्ग का जो ग्रुप है वो सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। हम ये भी मान सकते हैं कि ये वो वर्ग था जो शायद उन वृद्ध लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर्स ले जाने में हमेशा मदद करा करता था। ये वो वर्ग था जिसे खुद को वैक्सीन बिल्कुल नहीं लगा था। ये वो वर्ग था जो ओवर कॉन्फिडेंस में था कि साहब हमें तो इम्यूनिटी बहुत बढ़िया है, हमें कुछ नहीं होने वाला है। नतीजतन ये वायरस उस आयु वर्ग में आया और उसने इस बार दूसरी लहर में सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम किया है तो इसी आयु वर्ग में किया है। बुजुर्गों से ज्यादा तीव्रता अगर हमें बीमारी की मिली है तो वो वाकई में इस बार युवा वर्ग में मिली है। और हमने कई बार ऐसे देखा है कि एक ही प्रेजेंटेशन के एक बुजुर्ग जो कई बीमारियों को लेते हुए किंतु वैक्सीनेटेड होते हुए आ रहे थे सिटी में उतना ही इन्वॉल्वमेंट लेके, और उन्हीं के साथ में कोई युवा आ रहा था जो वैक्सीनेटेड नहीं था और उसे उतना ही सिटी इन्वॉल्वमेंट था। उसमें हमने पहली बार ये देखा कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का इलाज करने पे उन्हें इलाज लग के वो घर जा रहे थे, पर ये युवा वर्ग सीरियस होके आईसीयू में रहा। और बहुत ही दुख की बात है कि इस बार मॉर्टेलिटी रेट युवा वर्ग की बहुत ज्यादा रही। ये इस दूसरे लहर की कुछ ऐसी बातें रही जो वाकई में इस वायरस के नेचर के ऊपर हमें ध्यान दिलाती है। क्यों इस वायरस के प्रति डर नहीं, जागरूकता जरूरी है, ये बहुत ज्यादा ध्यान दिलाती है। आज इस स्क्रीन में आप मास्क पहने हुए, मैं मास्क पहना हुआ नहीं हूं, पर मैं ये संदेश बिल्कुल नहीं देना चाह रहा हूं कि मास्क आप ना पहने। मास्क पहन के आपको पूरी तरह से सावधानी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही वो फैक्टर है जो शायद दूसरे के बाद तीसरी लहर को आने से हम उसको इफेक्टिवली रोक सकते हैं।
सर, इस बार अगर खास एक तरीका देखा जाए या एक स्थिति देखी जाए, जैसे ही दूसरी लहर आई, हमने देखा कि लोगों में, जैसे आपने जागरूकता की बात कही है, जागरूकता के साथ साथ डर जो है वो भी काफी हद तक पैदा हुआ। गांव में जब कोरोना का संक्रमण फैला, जो कि पहली लहर में काफी हद तक कम था, गांव के लोगों ने एक ही बात कही कि अस्पताल तक नहीं जाना है, अगर अस्पताल जाएंगे तो फिर शायद जिंदा ना लौटें। ये जो डर है आम आदमी का, इसने कितना ज्यादा हार्म किया है, और कहीं ना कहीं इसके कारण आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई, ऐसा क्या आप भी मानते हैं? निश्चित रूप से हमारा जो सामाजिक ढांचा है भारत में, उसमें कहीं ना कहीं डर निहित है। व्यक्ति बीमारी के बाहर आने से या फिर उसके परिवार में उस बीमारी का नाम जुड़ जाने से बहुत डरता है, और उसके चलते कोरोना के बहुत सारे माइल्ड केसेस मीडियम में बदल जाते हैं और मीडियम केसेस सीवियर में चले जाते हैं। और ऐसे साधारण केस जिन्हें सिर्फ करेक्ट टाइम पे हॉस्पिटल अगर लाया जाता तो वो बच जाते, इसी डर या जागरूकता की कमी से सीरियस कैटेगरी में गए और उन व्यक्तियों की मृत्यु भी कई केसेस में हुई। देखिए, डर आता है अज्ञानता से, और अज्ञानता का नाश होता है ज्ञान के उजाले से, जागरूकता से। आखिर आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, आपके सभी यहाँ पे मौजूद हैं, वो क्यों मौजूद हैं? क्योंकि हम जानते हैं जागरूकता का महत्व क्या है। अगर हम समाज के तौर पे जागरूक होंगे, अगर हम ये समझेंगे कि ये एक बीमारी है पर इसमें डरना नहीं है, इस बीमारी के इलाज के साधन उपलब्ध हैं, इस बीमारी में अगर आप जल्दी चिकित्सक के पास जाएंगे तो बचना सुनिश्चित है। अगर आपको भगवान न करे बीमारी लग जाए तो भी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड और हिम्मत नहीं हारना है, चाहे जो हो जाए। आपको पैसों की चिंता नहीं है, अनेक सामाजिक संगठन है, सरकार खुद खड़ी है, आपकी इंश्योरेंस है जो अब इसको सपोर्ट करता है पूरी तरह से, अच्छी से अच्छी दवाइयां हैं। पर जरूरत इस बात की है कि आपको अगर उसके कॉमन लक्षण, जैसे अभी भी साधारण लक्षण है, जैसे आपके मुंह का स्वाद चले जाना, नाक से गंध नहीं आना, हेडेक रहना, आपका ऐसा बुखार जो 100 डिग्री से ज्यादा बना रहे होना, गले में ऐसी खराश होना जो सामान्य से अधिक हो, जो साधारण गरारे करने से नहीं जाए और 2-3 दिन हो जाए, या फिर एकाएक चिड़चिड़ापन आ जाना, एकाएक आपकी नींद उड़ जाना। अगर आपको ऐसे कुछ बेसिक सिम्टम जो रोजाने के सिम्टम है, ये मेरे ख्याल से इसमें मैंने कोई भी अलग बात नहीं बोली है, ये हर व्यक्ति को कभी ना कभी किसी न किसी टाइम पे होता है, पर उसकी तीव्रता जब अलग होती है तो हम समझ जाते हैं कि यार इस बार कुछ डिफरेंट है। हम इस टाइम पर उस चीज को लाइटली न लेते हुए खुद अपने डॉक्टर्स के पास जाएं और उनसे परामर्श लें और अर्ली टेस्टिंग के बारे में विचार करें। सबसे ज्यादा जरूरी है टेस्टिंग करवाएं, टेस्टिंग से अपना घबराएं नहीं, पॉजिटिव घोषित हो जाने में कोई बुराई नहीं है। जागरूकता का अगर ये पहलू मेरे इस टॉक के माध्यम से कन्वे हो जाता है कि पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट कोई कोर्ट का या डेथ वारंट नहीं है, रादर वो तो एक पासपोर्ट है आपके लिए आपके ठीक होने का। अगर आप इस बात को समझ गए और जल्दी से अपने चिकित्सक के पास पहुंच गए तो आपका ठीक होना निश्चित है। सर, वैक्सीनेशन की हमने बात की, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इफेक्टिव भारत में जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो साबित हो रही है, लेकिन अभी भी एक वर्ग ऐसा है जिसमें भ्रांतियां बहुत ज्यादा हैं वैक्सीनेशन को लेकर। जब भी हम जैसे ग्रामीण परिवेश की हमने बात की थी, कई लोगों से सुनते हैं या उनसे जब वैक्सीनेशन के बारे में चर्चा करते हैं तो उनका जवाब होता है कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना है क्योंकि कई लोगों की मृत्यु वैक्सीनेशन से हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि इससे नपुंसकता आती है, बांझपन आता है, और तरह तरह की बीमारियां दूसरी पैदा होती है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं जानना चाहूंगा, और खासकर हमारे तमाम सारे जितने भी लोग जुड़े हैं उनके लिए आपसे ये सवाल करना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन का जो सत्य है वो क्या है, और क्या ये जो भ्रांतियां हैं इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए? वैक्सीन की एक कहानी इस कोविड में अपने आप में एक बहुत ही अलग और एक बहुत ही क्या कहते हैं अच्छी एक आशावादी कहानी है। वाकई में अगर मानवता 100 साल में कैसे बदली है वो अगर हम देखना चाहते हैं तो इस वैक्सीन के द्वारा हम समझ सकते हैं, जिसने विज्ञान का चमत्कार, एक ऐसा प्रोसेस जो 5 से 6 साल लेता था, वैज्ञानिकों ने उसे 1 साल के अंदर अंदर सक्सेसफुली करके बताया है। ये है वैक्सीन की कहानी। वैक्सीन के बारे में जो डर है वो फिर से हम उसी बात से जोड़ के देख सकते हैं कि जागरूकता की कमी है। हमेशा किसी नई चीज में डर होना और उसके बारे में अफवाहें आना एक स्वाभाविक बात है, पर अगर हम प्रॉपर व्यक्तियों से उसके बारे में समझें,
हम उसके फायदे समझें, हम ये समझें कि उसके एसोसिएटेड छोटी छोटी बातें हैं, तो हम डरेंगे नहीं, उल्टा हम हमारे घर के सभी लोगों को ले जाके वैक्सीनेशन करवाएंगे। भारत में वैक्सीन आज की तारीख में 2 तरह की उपलब्ध है। पहली है कोविशील्ड, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट बनाता है, जो कि ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका के द्वारा पेटेंटेड उन्होंने लिया है और वो पुणे से बन के आती है। और दूसरी है भारत में ही निर्मित टेक्नोलॉजी के द्वारा जो कोवैक्सीन हैदराबाद में बायोटेक कंपनी बनाती है। ये दोनों ही वैक्सीन 67 से 68% की सुरक्षा आपको 2 डोजेस के बाद देने में सक्षम है। एवं ये ऐसे वैक्सीन हैं जिन्हें लगाने के बाद में निश्चित रूप से हमने खुद ने देखा है कि जो पेशेंट्स दोनों वैक्सीन के डोज लगा के आए हैं, उनके सीटी स्कैन का स्कोर अगर 17/25 से भी ज्यादा हो तो भी उनमें बीमारी की तीव्रता ज्यादा नहीं रही है। यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज की तारीख में अगर आपके पास वाकई में कोई ऐसी चीज है जो कोविड से बचाव कर सकती है तो वो 2 है या 3 है। एक मास्क, दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग और थर्ड वैक्सीन। अगर आप इन 3 चीजों पे ध्यान देंगे और इन 3 चीजों की जागरूकता और पॉजिटिविटी समाज में फैलाएंगे तो मैं मानता हूं कि तीसरी क्या 2.5वीं लहर भी नहीं आएगी। इट इज नॉट पॉसिबल। सर, एक संभावना इस तरह की देखी जा रही है कि कोविड की तीसरी लहर भी आ सकती है, और खासकर जो बच्चे हैं, जो छोटे कम उम्र के बच्चे रहेंगे, उन पर इसका असर जो है ज्यादा देखने को मिलेगा। आपका क्या मानना है, और क्या तीसरी लहर की संभावना है तो उसके बचाव के जो उपाय हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? अगेन आपका ये क्वेश्चन बहुत कुछ आपके पिछले क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसा कि ये बात बोली गई, वैक्सीन से जो लोग अभी तक वंचित है या समाज का जो वर्ग अभी वंचित है वो है बच्चों का वर्ग, जो लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज कहा जाता है जिसको, क्योंकि 16 साल से 40, 40 से 60 और 60 एंड अबव, इन सभी का वैक्सीनेशन अब सरकार की पॉलिसी के द्वारा अलाउड है एवं बहुत ही प्रभावी रूप से युद्ध स्तर पे किया जा रहा है। पर अब लॉजिकली स्पीकिंग जो पार्ट रह गया है वो है बच्चों का वर्ग। बच्चों में अभी हाल फिलहाल में अगर हम न्यूज देखें तो अहमदनगर महाराष्ट्र में ये पाया गया कि पिछले 3-4 महीने के अंदर अंदर 8,000 बच्चे संक्रमित हुए कोविड अकेले से। हालांकि उसमें मृत्यु दर बहुत कम रही और जो अधिकांश केसेस थे उनको घर पे मैनेज किया गया, कुछ केसेस को वार्ड्स में एडमिट किया गया, बट ओवरऑल सीवियरिटी कुछ केसेस में देखी गई, कुछ बच्चों की मृत्यु भी हुई। इस एक इंडेक्स केस को मान के अगर हम पूरे भारत पे अप्लाई करें तो डेफिनेटली तीसरा लहर बच्चों का होने की संभावना सबसे ज्यादा है। पर जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हुआ, वो इस बात का खंडन करता है कि तीसरे लहर में बच्चों में आएगी। ऐसा अभी भी ये एक आर्गुमेंट या फिर एक डिस्कशन का विषय है। पर हमें सावधानी बरतना है, हमें बच्चों के प्रति जागरूकता रखनी है। वो कैसे रखनी है? देखिए, अधिकांश घरों में छोटे बच्चे रहते हैं, जो बच्चे बहुत ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का पालन नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हम क्या करें? हम ये करें, सबसे पहले उस घर के बड़े नियमों का पालन करें। उस घर के बड़े अगर नियमों का पालन करेंगे तो वो घर के बड़े ही हैं जो बाहर जा रहे हैं और संभवतः वो ही उस बीमारी को अभी घर लेके आएंगी। फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकेंड, बच्चों का एक रूटीन वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है। उस रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल को लॉकडाउन और नो लॉकडाउन आपको उसका पालन करना है, जिसके अंदर अपने आप में इन्फ्लुएंजा नामक वैक्सीन रहती है जिसको फ्लू शॉट कहा जाता है। यह फ्लू शॉट बच्चे को लगाना फायदेमंद साबित हो रहा है एवं कई जगह देखा गया है कि इसकी मदद से असल कोविड की भी तीव्रता कम रहती है। इसलिए वो रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल के फ्लू शॉट को आप अवश्य लगाएं। तीसरा और सबसे ज्यादा जरूरी, बच्चे की भी टेस्टिंग कराएं अगर घर में कोई पॉजिटिव आया है तो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हस्बैंड ने करा ली, मतलब मम्मी ने करा ली, पापा ने करा ली, अरे उसकी क्या कराना है, उसको तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये प्रवृत्ति छोड़ के बच्चे की भी कंपलसरी टेस्टिंग कराएं। अगर बच्चा घर में है और मान लीजिए घर में 2 लोग पॉजिटिव हैं, आइसोलेटेड है, 2 लोग नेगेटिव है जो अलग रह रहे हैं, ऐसा बिल्कुल न करें कि बच्चा वहां भी जा रहा है, बच्चा यहाँ भी जा रहा है। ऐसी कंडीशन में बच्चे के इन्फेक्ट होके बचे हुए लोगों को इन्फेक्ट करने की चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फोर्थ थिंग है, बच्चों को कई बार रूटीन बुखार होता है।
रूटीन बुखार को सिंपल पैरासीटामोल या फिर अपन डिकंजेस्टेंट वगैरह देके चलो ठीक हो गया सब। ठीक होने के बाद में अगर कमजोरी बहुत अधिक रहे या फिर अगर वो बच्चा बहुत ही सुस्त रहे और बुखार आया था मंडे को पर सैटरडे संडे आ गए और बच्चा अभी तक नॉर्मल नहीं हुआ है, तो उसके मम्मी पापा को जागरूक होके तुरंत पीडियाट्रिशियन या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, कोविड की टेस्टिंग करवाना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कहीं बच्चा पोस्ट कोविड किसी तकलीफ में तो नहीं आ रहा है। ये इसकी कुछ बेसिक तरीके हैं। सर एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है और वो ये है कि इस बार हमने देखा कि कई लोग कोविड से प्रभावित हुए, अस्पताल तक आए, अच्छे भी हुए, घर भी लौट गए, लेकिन जैसे जैसे खबरें चलती रही कि यहाँ इनकी मृत्यु हुई, वहाँ उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद हमने देखा कि लोगों में भी एक छोटा सा डर रहा या कोई कारण रहा होगा और उनकी भी हार्ट अटैक से या किसी भी कारण से मृत्यु हुई है। इस तरह के केसेस भी देखने को आए हैं। क्या मानते हैं यहाँ कहीं ना कहीं एक मानसिक स्वास्थ्य में कमी या थोड़ा सा मनोबल में भी कमी दिखाई दी आम लोगों के? सुई चुभने पर हार्ट अटैक से डर होना या सुई चुभने पर हार्ट अटैक से प्रभाव शरीर पे आ जाना, अगर मनोबल कमजोर हो तो हो जाता है। हम आए दिन ओपीडी में देखते हैं कि लोग 4-4 सीटी स्कैन लेके आ जाते हैं। वो खुद से ही हर हफ्ते में सीटी स्कैन कराते हैं। उनको सिर्फ एक बुखार आता है या कोविड पॉजिटिव आ गया जिसकी सीटी वैल्यू 35 से ज्यादा है, फिर भी वो 4-4 बार एक महीने में अपने कोविड का टेस्ट कराते हैं। अगर उनसे बात करो तो वो तो और बोले आप तो बोल दो सब, मैं तो बार बार कराने को तैयार हूँ। वो ये बताता है कि ये कमजोर मनोबल के लोग हैं। ये कमजोर मनोबल के लोग एक कम बीमारी को भी एक ऐसा रूप दे देते हैं जैसे एक बहुत बड़ी चीज है। वहीं पे मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा आईसीयू में भर्ती कई मरीजों का जो बिल्कुल स्थिर थे पर उनके आसपास के वातावरण से प्रभावित होकर उनकी ठीक होती हुई बीमारी में भी पलटाव आया एवं उनकी तकलीफ कई ज्यादा बढ़ गई। हम ये देखते हैं कि आदमी घर चला गया पर उसने जैसे ही सुना कि यार फला की कोई जवान बच्चे की मौत हो गई तो वो खुद टेंस में हो गया और सुधरता हुआ वो खुद डिप्रेशन में चला गया। लोगों की रातों की नींदें कोविड में बहुत ज्यादा अफेक्ट हो गई हैं। ये सभी चीजें सीधे तौर से फ्रेम ऑफ माइंड के ऊपर रिलेटेड हैं और इन स्थितियों में हमें ये समझना जरूरी है कि हम सिर्फ पॉजिटिव सोचें, हम हमारे मनोबल को बढ़ाने वाली चीजों से संपर्क में आए और अगर कोई बुरी खबर आती भी है तो हमें उसको साहस के साथ एक्सेप्ट करना है। उसके आगे बहुत ज्यादा नेगेटिव होना या उसी नेगेटिव बात को अपने माइंड में अगर हम बार बार घुमाते रहेंगे तो वो नेगेटिव की एक हैबिट होती है कि वो पॉजिटिव के ऊपर बहुत जल्दी हावी हो जाता है। तो कोई डॉक्टर कागज पे लिख तो नहीं सकता है पर हर डॉक्टर चाहता है कि उसका मरीज उस बीमारी के ऊपर उस डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखे, बेसिक ट्रीटमेंट प्रिंसिपल पे भरोसा रखे और सबसे ज्यादा अपनी बॉडी की इम्यूनिटी पे भरोसा रखे कि मेरी बॉडी खुद इस वायरस को हराने में सक्षम है, आप बाकी की क्या बात करते हो। इसलिए पॉजिटिविटी या मनोबल सबसे बड़ी दवाई है कोरोना वायरस को हटाने की।